नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे मजबूत लोकतंत्र और विकसित आत्मनिर्भर भारत की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक हैं। मजबूत लोकतंत्र देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है, जबकि आत्मनिर्भरता बदले में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह विचार हाल ही में कोलकाता में भारत चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त किए। कार्यक्रम का विषय था भारत एट 100, एक नए सवेरे का युग। आज दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे आकर्षित करती है। जहां लोकतंत्र होता है वहां स्थिर और मजबूत शासन होता है, जिससे नीतिगत निर्णय बेहतर होते हैं। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात मजबूत लोकतंत्र और विकसित आत्मनिर्भर भारत की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सांसद अमरपाल मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरपाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी से, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हैं। आपका स्वागत है मनोज जी संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस के डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद जी। डॉक्टर रामानंद जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा। हमें जो भारत का, विकसित भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, ये आप सबके प्रयासों के कारण हो रहा है। आप सब अलग अलग इंडस्ट्री, सर्विस, व्यापार, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर के अंदर, आप सर्विस सेक्टर के अंदर आज भी दुनिया का मेडिकल हब सबसे बड़ा है और आने वाले समय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब भारत होगा। दुनिया का टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हब भारत होगा। एनर्जी, क्लीन और ग्रीन एनर्जी का आने वाला समय भारत का होगा। इलेक्ट्रिक वाहन के अंदर आने वाले समय में भारत का होगा। ऐसे सारे सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन आने वाले समय में विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करेगा। जाहिर सी बात है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो भूमिका है वो खासी महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने संबोधन में किया। आइए सुनते हैं उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा। मैं जब पार्लियामेंट में देखता हूं आईपीएस का बेज आए तो 45% महिलाएं, आईएएस का बेज आए तो 45% महिलाएं। आप कोई भी सेक्टर चल जाए, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, ट्रेन हो, दुनिया का कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर भारत की महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। आप 10 साल बाद देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर जो हमारी 30 साल पहले जो हमारी आधी आबादी काम नहीं करती थी, घरेलू कामकाज महिला के रूप में होती थी, आज आने वाले समय के अंदर 10 साल के अंदर ये आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में होगा। और इसीलिए हमें जो भारत का, विकसित भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना साकार होता दिख रहा है, ये आप सबके प्रयासों के कारण हो रहा है। जाहिर सी बात है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आधी आबादी की भूमिका है वो खासी महत्वपूर्ण है और उसकी भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अमरपाल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है। आपसे मैं जानना चाहता हूं इस मुद्दे को कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा। किस तरह से आप इस व्यवस्था को देखते हैं? देखिए, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी व्यवस्था का परिणाम है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में
रामचरितमानस में एक बात जो है तुलसीदास जी ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। यानी जो हमारे जो है इस भारत के राम राज्य की परिकल्पना है, उसी परिकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया है कि देश का कोई भी वर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, तो उनकी देखो दृष्टि जब 2014 में जो है वो बने, सत्ता में आए, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ले आए। तो एक गरीब व्यक्ति को भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भारत की जो बैंकिंग सेक्टर था उसके साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया। ऐसे हमारी बहने, अभी से मानिए आपने वीडियो दिखाया, मानिए जो है ओम बिरला जी ने बोला कि महिलाओं की भागीदारी जी वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो इसके विषय में आपने देखा होगा कि जो है हमारे यहाँ तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी जब जो है इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में राजा जनक के दरबार में महर्षि जो है कि बेटी गार्गी ने अपने याज्ञवल्क्य जी से जो है प्रश्न और उत्तर करने का साहस किया। जी। यानी जो महिलाओं की भूमिका थी वो हमने जो है आज से नहीं, वैदिक काल से भारत में थी। और अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा जो अपने को लोकतांत्रिक कहता है, 1976 में आजाद होने के बाद 1920 में आकर के महिलाओं को जो है वोट देने का जो है वो अधिकार देता है। यानी उसको वोट देने का अधिकार देने में 144 साल लगभग लग गए। लेकिन भारत की खूबी देखिए कि हमने कहा कि वैदिक काल से लेकर के और आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो परिकल्पना थी, एक जो है आदिवासी की बेटी, यानी उसके सामने जाकर के जूठे बेर खाना, और उसी परिकल्पना को नरेंद्र मोदी जी ने देश के 2 पद सबसे ज्यादा सर्वोच्च है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का। एक गरीब कन्या की आदिवासी की बेटी आज देश के राष्ट्रपति की भूमिका में अपनी योगदान दे रही हैं। और एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है देश का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। ये दोनों देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया के किसी देश में नहीं मिल सकता है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि मतलब संसद में महिलाओं की सहभागिता, आरक्षण 33% जो है आरक्षण के नारी बंधन का कानून लेकर के जो है पारित किया। जी बिल्कुल बिल्कुल अमरपाल जी, जैसे घटना को अंजाम देने के लिए हमारी बेटियों को आगे किया उन्होंने। जी बिल्कुल, महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है इस मुद्दे पे भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर तौर पे भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है, जो कारण है, वो भारत की मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे ओम बिरला जी ने भी कहा कि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दुनिया तेजी से भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक है। मैं जानना चाहता हूं वैश्विक निवेशकों को कैसे आकर्षित कर रही है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या कहना है आपका? मनोज जी, बड़ा अच्छा आपने ये प्रसंग उठाया है। भारत के अगर लोकतंत्र को और समावेशी विकास को समझना है तो मोदी सरकार के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो स्पेशल स्कीम है वो प्रारंभ की गई है। 2020-21 के बजट से प्रारंभ होता है, 12,000 करोड़ से 12,000 करोड़ से प्रारंभ होता है और ये बढ़ते बढ़ते लगातार ये बढ़ता जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया इस साल दिया गया है, 1.5 लाख करोड़ पिछले, उसके पहले 1 लाख के ऊपर दिया गया है, उसके पहले 80,000 करोड़। ये व्यवस्थाएं सारे राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में दिया गया है, ऋण मुक्त दिया गया है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य में कोई भेदभाव न करते हुए सबको ऋण मुक्त ऋण दिया गया है। मतलब 50 वर्षों का दिया गया है, ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है और 50 वर्षों के लिए दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है। आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर सभी राज्यों को बिना पॉलिटिकल भेदभाव के देना। दूसरा प्रसंग मैं आपको देता हूं, जीएसटी काउंसिल का मैं देता हूं, जो इससे बड़ा जो है फेडरलिज्म का और लोकतंत्र का उदाहरण भारत में इसके पहले कभी स्थापित नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल अब जीएसटी की रेट को तय करती है, जिसमें भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें होता है और उनके साथ आज तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, 56 बैठकें हो चुकी हैं, सब में सभी एक सुर में सारे निर्णय लिए गए
आज तक कहीं पर भी मत भिन्नता नहीं हुई है। इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण विकास के लिए जो भारत में हो रहा है नहीं हो सकता है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी स्विट्जरलैंड में इसी वर्ष के प्रारंभ में एक कॉन्फ्रेंस था, वहां पर जो हमेशा हर वर्ष होता है। जी। भारत के कई राज्य इसमें गए थे और भाजपा शासित राज्यों के भी प्रतिनिधि थे, गैर भाजपा तमिलनाडु के थे, इसी प्रकार से अन्य विरोधी पक्ष के भी थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सारे राज्य लगभग 2-3 कैंप में थे और विरोधी पक्ष वाले भी एक थे। वहां पर न भाजपा थी, न कांग्रेस था, न जेडी था, ये कुछ भी नहीं था। आप इससे बड़ा प्रमाण क्या देखते हैं कि जहां पर निवेश आकर्षित करना है वैश्विक फोरम पर, वहां पर हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो मोदी सरकार ने प्रारंभ किया इस कॉन्सेप्ट को, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है जो बताता है भारत का विकास हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही आगे बढ़ा है। और उसको मोदी सरकार, जो मैंने इतने 3 बड़े आपको उदाहरण दिए, उसको सामने चरितार्थ करते हुए किस प्रकार से देश को विकसित किया जा रहा है, मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बहुत ही प्रासंगिक बिंदु को उठाया है और रेखांकित किया है। जाहिर सी बात है जी, इस प्रकार से विकास लोकतांत्रिक आधार पर कर रही है। जी, जाहिर सी बात है मनोज जी, भारत की जो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है उसका दुनिया सम्मान करती है और जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसने देश को जो दिशा दी है, जाहिर तौर पर रामदास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर रामानंद जी, जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ स्थिर और मजबूत शासन होता है जिससे नीतिगत निर्णय बेहतर होते हैं। नीतिगत निर्णय किस तरह से बेहतर होते हैं? क्योंकि हमने देखा है जब अस्थिरता का शासन था देश में, जो गठबंधन का दौर था, उस समय कैसे फैसले लिए जा रहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात होती थी वो भी इस देश ने देखी है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी, एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने उठाया है और उस प्रश्न का जवाब हमारे लोगों ने तो दिया ही है, मैं उसी में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो पहली बात यह है कि जब कोई भी सरकार स्थिर होती है और मजबूत होती है तो जो सबसे बड़ी जो उसका एक विशेषता होती है वो ये होती है कि उसकी जो पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो किसी भी जो बाहरी या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे अनटच होता है। तो मतलब कोई किसी भी चीज को लेकर के कोई अनवांटेड डिसीजन नहीं ले सकता, चाहे वो बाहर की कंपनी हो चाहे जो चीजें हो। तो उससे एक ये होता है कि जो देश के आर्थिक हित हैं, जो देश के सामाजिक हित हैं, वो हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। और ये हमने लगातार 10-12 वर्षों में देखा है, चाहे जो भी भारत सरकार की योजनाएं रही हैं उसमें एक चीज दिखी है कि भारत सरकार ने नागरिकों के हितों को हमेशा आगे रखा है। अगर हम अभी की बात करें तो जो भी टैरिफ का इश्यू चल रहा है, लगातार बहुत सारे दबाव हैं, लेकिन भारत सरकार चूंकि मजबूत है तो इसलिए उसने अपने आर्थिक पक्ष को सबसे मजबूती से रखने में उसको आसानी हुई है जी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर सरकार स्थिर होती है तो उसकी उस पर जो उसका जो विश्वास होता है, निवेशकों का विश्वास रहता है कि इनकी जो नीतियां हैं वो लगातार चलती रहेंगी। इनकी नीतियों में ऐसा नहीं होगा कि कल को कुछ किसी और वजह से परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो लगातार हर वर्ष में विदेशी जो निवेशक हैं उनका जो निवेश है लगातार हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारतीय बाजारों पर जितना विश्वास बाहर के लोगों का लगातार बढ़ा है, अगर उतना हम देखें तो हमारी जो चाहे वो आर्थिक दर हो, चाहे हमारे सेंसेक्स के आंकड़े हो, सब पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि लोगों का विश्वास है कि जो सरकार चल रही है वो काफी स्थिर है और इसमें किसी भी कारण की वजह से इसकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो न केवल सरकार से है बल्कि हमारे सामाजिक पूरे समूह को ताने बाने को लेकर के है, क्योंकि चूंकि सरकार स्थिर है, सरकार की एक राय है और मतलब एक उसका दृष्टिकोण है, तो विश्व के अलग अलग देशों में चाहे वो लोकतांत्रिक हो या लोकतांत्रिक ना हो, कई तरह से विरोधाभास, कई तरह के आंदोलन होने की वजह से एक कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से लोगों का विश्वास उतना नहीं हो पा रहा है उस देश की व्यवस्थाओं में। भारत में अगर इस बात को देखेंगे तो लगातार पिछले 11 वर्षों में कुछ
कुछ एक आंदोलन अवश्य हुए जी। हैं, बट कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे पूरे देश की कोई व्यवस्था ठप हो गई हो। जी। तो ये सरकार की नीतिगत सफलता है, और उस नीतिगत सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक स्थायी और मजबूत एक सरकार का आत्मबल है, जी। जिसकी वजह से वो लगातार इस प्रकार के निर्णय ले पा रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल रामानंद जी, बिल्कुल रामानंद जी। जब स्थिर सरकार होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, तो जाहिर तौर पर जो नीतिगत फैसले होते हैं वो जन कल्याणकारी होते हैं, देश की भलाई के लिए होते हैं। अमरपाल जी, इस मुद्दे को मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये देश के सामने रहा है, क्योंकि देश ने ऐसा दौर देखा है जब ये ऐसा लगता था पता नहीं सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो कितने दिन चलेगी। लेकिन पिछले एक दशक को अगर देखा जाए तो जिस तरह का मजबूत जनादेश देश की जनता ने दिया है, लोकतंत्र मजबूत होकर उभर के सामने आया है, स्थिर सरकार है, फैसले लेने वाली सरकार है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में विविधता के बावजूद जो राजनीतिक स्थिरता है, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है जी। और जो लीडरशिप के प्रति विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी ने उस विश्वास को पूरी दुनिया में दुनिया के सामने भारत को प्रेजेंट किया कि भारत में एक स्थिर शासन है, और स्थिर के साथ में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर सत्ताएं पहले भी आती रही है, जाती रही हैं, कभी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के ढांचे को कभी कोई कुठाराघात नहीं किया। हाँ, बीच में 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जरूर जो है इस देश में एक परिवार की सत्ता को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी का दौर वो ले आए, लेकिन उसके बाद भी देश के लोगों ने, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोगों ने उसको उखाड़ फेंका, उस सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन जो समाज की व्यवस्थाओं को लेकर के, भारत के लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को लेकर के आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उससे वैश्विक परिदृश्य में भारत के प्रति जो सोच थी वो बदली हुई। आपने देखा होगा पीछे उदाहरण देखिए, आज डीबीटी है, मतलब जो है हम जो यूपीआई है, हम जो है आधार है, ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है, और हमारी जो राजनीतिक स्थिरता है, नीतियों में विश्वसनीयता है, इससे भारत में विदेशी निवेश आया। और विदेशी निवेश के साथ में जो स्टार्टअप की योजना, जो हमारे यहाँ मुद्रा लोन की योजना, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक में बैठने वाला व्यक्ति इस लोकतंत्र की व्यवस्था के माध्यम से भारत के विकसित होने का संकल्प का जो आज संभावनाएं तलाश रहा है, ये भारत जो है आज दुनिया में। इसलिए देखिए, एक समय एक दौर ऐसा था कि हम दुनिया में हर चीज मंगाते थे, 80-90 के दशक की वो बेचारगी नहीं है। आज भारत अपनी स्वतंत्र वैश्विक नीति बनाता है। आज हम दुनिया में आंख डाल करके बात करने का साहस रखते हैं। ये जो बदलाव भारत को जो है, भारत का दुनिया ने महसूस किया है, आज दुनिया इसलिए भारत की तरफ देख रही है। और देखिए, आज यहाँ पर निवेश आ रहा है, यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी है, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी आज दी जा रही है। और तो देखिए, ये जो गांव की आधारित व्यवस्था है, यानी एक सामान्य व्यक्ति को भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया को महसूस हो रहा है। आज एक गरीब व्यक्ति अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करता है, और एक अमीर भी जो है अपने घर में बैठने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल में बैठ करके जो है पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ये जो समता और समानता समरसता की बात जो महात्मा गांधी जी जो है करते थे, उस बात को कांग्रेस ने अपने परिवार तक सीमित रखा। नरेंद्र मोदी जी ने एक पंचायत ही पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत के गली गांव और गलियारे के हर घर तक पहुंचाने का संकल्प उन्होंने लिया, और आज वो पहुंचा हुआ है। इसलिए भारत आज देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और तीसरे की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये विश्वास हमने जो है अर्जित किया है जी। ये विश्वास हर जनता का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और यहाँ पर तो वैसे भी 900 से ज्यादा जो है भाषाएं हैं, यहाँ पर जो है संस्कृतियों का जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो है मौसम है, लेकिन उसी विविधता में भी जो है भारत की जो एकता, सांस्कृतिक एकता है, वो हमारे सबसे जो है आदर्शों को मजबूत करती है। और उसी सांस्कृतिक एकता को, यानी संस्कृति से समृद्धि की ओर मोदी सरकार जिस प्रकार से अपने कदम को आगे बढ़ाई है, ये एक एक व्यक्ति यानी 140 करोड़ देशवासियों को जी लाभ। जाहिर सी बात है, जब देश में स्थिर सरकार होती है तो शासन जो सरकार होती है वो नीतिगत फैसले जो होती है वो बेहतर ढंग से
ले पाती है और उसका लाभ कहीं ना कहीं देश की जनता को होता है, देश को होता है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में उठाया, मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है और भारत जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उसमें महिलाओं की भूमिका, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज, ये मुझे लगता है कि ओम बिरला जी ने एक बड़ा, जिसको कहते हैं, मुद्दा उठाया है। वहां बिजनेस हाउस में ही बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देश का जो नए कलेवर का विकास का मुद्दा है वो उठाया, महिलाओं को उठाया। बड़ा अच्छा मुद्दा, मैं बताता हूं कुछ उदाहरण के साथ। मैं इसको रेखांकित करना चाहूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने इस मुद्दे को उठा करके भारत के एक नए कलेवर वाले विकास की बात करी है। आप मुद्रा योजना देखते हैं तो, जनधन अकाउंट को देखते हैं तो, स्वच्छ भारत अभियान को देखते हैं तो, एलपीजी कनेक्शन को देखते हैं तो, आप सेक्स रेशियो को देखते हैं तो, ये सब लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी। किसी ने कभी सोचा था कि महिलाओं का यदि हम सम्मान करेंगे, उनको यदि हम प्रगति के रास्ते पर लाने का काम करेंगे, जितनी तेजी से उन्होंने सेक्स रेशियो बढ़ाया है पिछले 10 वर्षों में, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक क्रांति है। इस प्रकार से देखिए कि हम बहुत परेशान थे 150 वर्षों से कि हमारा सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात अनुकूल हो जाए। लेकिन अगर हम NHFS 5 की रिपोर्ट देखते हैं, 4 की रिपोर्ट देखते हैं, 6 आना है, तो हम देखते हैं कई राज्यों में, कई जिलों में जो एडवर्स था, विपरीत था महिलाओं के, वो अनुकूल हो गया है। पॉइंट नंबर 1 जी। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो हम जनधन अकाउंट में मैक्सिमम शेयर किसका है, पुरुष और महिला का देखते हैं। 58% अकाउंट खुला महिलाओं का। आज लखपति दीदी की जो बात हो रही थी, वाइस प्रेसिडेंट भी बात कर रहे थे, ये सारी चीजें क्या हैं? यानी कि जो वंचित ग्रुप था, उस वंचित ग्रुप को विकास की मुख्य धारा में जोड़ करके उनके माध्यम से समृद्धि की ओर, विकसित भारत की ओर बढ़ने का ये अभियान है जी। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, स्वास्थ्य में देखते हैं तो, या हम मुद्रा लोन में देखते हैं तो मैक्सिमम शेयर किसका आता है? इन्हीं का आता है, महिलाओं का आता है। यानी कि वो आर्थिक विकास में भी अपना पूरा योगदान दे रही है जी। फिर भारत में यदि गरीबी कम हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए हैं, तो सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुआ? महिलाएं और वंचित समूह हुआ। और वो आज विकास के नए आयाम सृजित कर रहे हैं, जिसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं न्यू ग्रोथ इंजन डेवलप हो रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी की जो रणनीति है विकसित भारत की, सभी वंचितों को साथ में लेकर के, उनको प्रेरित करके, विकास की मुख्य धारा में जोड़ करके देश को एक पोषणीय विकास की ओर ले जाना, मुझे लगता है ये रणनीति आज भारत की नई रणनीति है। पश्चिम आज भी नहीं समझ पा रहा है। मैंने बहुत चर्चाएं की इस पर, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो कई हमको सुझाव देते रहे हैं। अब तो खैर बंद कर दिया उन्होंने सुझाव देना, लेकिन 2-3 साल पहले तक देते थे भारत को ऐसे विकसित होना चाहिए, ऐसे। लेकिन वो महिलाओं को भूल जाते थे, वो समावेशी विकास को भूल जाते थे, जो हमारे विकास का केंद्र बिंदु है। और ओम बिरला जी ने इस ओर रेखांकित करके भारत की नई विकास रणनीति को सामने लाने का मजबूत लोकतंत्र के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण। लेकिन आखिरी सवाल मेरा रामानंद जी आपसे है, क्योंकि बात जब हम लोकतंत्र की करते हैं, सरकारों की करते हैं, जनप्रतिनिधियों की करते हैं, जाहिर सी बात है लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेही का जो मुद्दा आता है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जवाबदेही को आप कैसे देखते हैं लोकतंत्र में? मनोज जी, आप जवाबदेही की बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि सरकार लगातार संवाद करती रही है जनता से। और एक जो सबसे बड़ा इनका एक अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाई है। इसकी शुरुआत शिक्षा नीति से होती है, माई गॉव जैसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने से होती है, जिस पर कोई भी जो नीतिगत निर्णय होते हैं
उससे जुड़े मसौदे पर सलाह मांगी जाती है और जनता के सुझाव के आधार पर कई बार ऐसा देखा गया कि नीतियां बनी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनी है, कई बार लोगों को लग रहा होगा कि कुछ लोगों ने बैठ करके बनाई है, बट अगर हम इस नीति के मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो नीति का जो निर्माण है, इसमें आम भागीदारी की भूमिका काफी ज्यादा रही है। सामान्य शिक्षक, सामान्य लोग, इन सबको किया गया है। ऐसे जब जीएसटी इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो एक बात जो हम लोगों के ध्यान में आई कि जीएसटी को लेकर के लोकल लेवल पर कितनी मीटिंग हुई और उन सुझावों को कैसे इन लोगों ने शामिल किया, वो एक बड़ा जो चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, इस सरकार में एक जो और चीज है जवाबदेही वाली बात पे, जब भी इनको लगा कि कोई वर्ग है जिसकी कुछ मांगे हैं, जिस पर हमें कुछ निर्णय लेना चाहिए, काफी समय से पेंडिंग है, तो उस पर तुरंत निर्णय लिए गए और हर कदम पे मतलब हर कीमत पर निर्णय लिए गए। अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो जो 33% महिलाओं का जो भागीदारी बढ़ाने की बात है, एक वर्ग में कहीं ना कहीं विरोध था, बट सरकार को लगा कि नहीं, हमारी जवाबदेही एक आधी आबादी को लेकर के है और उस आधी आबादी के जो हित हैं उनको हमें साधना चाहिए, और वो निर्णय लिया गया। ऐसे ही महिलाओं के अधिकार, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था किसी आधी आबादी से नहीं चल सकती, उसमें हमें सभी के निर्णयों, सभी के लोगों को ध्यान में रखना होता है। जाहिर तौर इसलिए जब नॉर्थ ईस्ट की बात हुई तो नॉर्थ ईस्ट का कैसे एक समेकित विकास हो, कैसे अलग अलग पक्षों की बातें सुनी जाएं, और एक चाहे वो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हो या शिक्षा की बातें हो, सब पर कैसे नॉर्थ ईस्ट को एक समाहित कर लिया जाए अपने में और कैसे उनकी चिंता की जाए। बिल्कुल रामानंद जी, सामान्यता जाहिर सी बात है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार या जनप्रतिनिधि, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहना है। लोकतंत्र आत्मनिर्भरता की राह को सुगम बनाता है, जबकि आत्मनिर्भरता देश के नागरिकों को सशक्त कर लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करती है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।